प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो संक्षेप में हम राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। सन 1963 में 14 अप्रैल सन 1963 में उनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, उपन्यास, जीवनियाँ, यात्रा साहित्य, आत्मकथा आदि अनेक पुस्तकें लिखी। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका ल्हासा की ओर शीर्षक। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यह जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये यात्रा वृत्तांत है, जो राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश है, एक हिस्सा है उसका। यह यात्रा लेखक ने 1929-30 में नेपाल के रास्ते एक भिखमंगे का भेष बना करके इन्होंने की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिनपोड का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ का। एक एक लाइन को देखते हैं, एक एक शब्द को। ल्हासा की ओर, यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिनपोंग का रास्ता तब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से जाती थी। उस समय फरी कलिनपोंग का रास्ता नहीं खुला था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। सैनिकों के जाने का मार्ग भी उस समय यही था। व्यापारियों के लिए तथा सैनिकों के लिए, दोनों के लिए यही इसी मार्ग से यात्रा होती थी। इसलिए जगह जगह फौजी किले बने हुए थे। किले मतलब दुर्ग। फौजियों के रुकने के लिए, ड्यूटी करने के लिए ऊंचे ऊंचे दुर्ग, किले बने हुए थे, जो रास्ते में लेखक को जाते समय दिखाई दिए, जिनमें कभी चीनी पलटन माने सेना, चीन की सेना जिसमें कभी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। यहाँ पर पलटन शब्द था। पलटन का अर्थ होता है सेना, और किला का हमने बताया था दुर्ग। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा मतलब घर बना लिया था। जब वो सैनिक वहाँ से चले गए थे किले को छोड़ करके, जिस समय यात्रा कर रहे थे लेखक, उस समय सैनिक नहीं थे। उससे पहले उसमें सैनिक रहा करते थे। तो अब उसमें कुछ किसान अपना घर बना लिए थे, उसी में रहने लगे थे, उसी किलों में जिसमें पहले सैनिक रहते थे। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे, संपन्न थे घर जो उसमें रुके थे, कुछ अच्छे भी दिख रहे थे। आबाद मतलब संपन्न। ऐसे ही परित्यक्त का मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ एक चीनी किला था रास्ते में। वहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। तकलीफ़ें मतलब परेशानियाँ। यात्रियों के लिए कह रहे हैं लेखक कि बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था तत्कालीन समय में, और कुछ बहुत से आराम भी थे, कुछ आराम की भी बातें थी। वहाँ जात पात छुआछूत
इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, तथा वहाँ की औरतें भी पर्दा नहीं करती थी। बहुत ही निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे को लोग चोरों के डर से भीतर नहीं आने देते थे। जो बहुत ही निम्न श्रेणी में छोटे स्तर का जो भिखमंगा दिखाई देता था, बिल्कुल रिफ्यूजी की तरह जो भिखमंगा होते थे, उन्हीं को लोग घर में नहीं घुसने देते थे, वरना कोई भी किसी के घर में जा सकता था, वहाँ नाश्ता कर सकता था, चाय पी सकता था इत्यादि। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अपरिचित माने अनजान, आप बिल्कुल अनजान क्यों न हो, आप किसी के घर में जा कर के चाय पानी नाश्ता इत्यादि कर सकते हैं। ऐसी उस समय तिब्बत में स्थिति थी, चाहे आप कितने अपरिचित हो, अनजान हो। तब भी घर की बहू या सास अपनी झोली में चाय दे सकते हैं। उस घर में सास हो या बहू हो, जो आप चाय लेकर के गए हैं, उनकी झोली में डाल दीजिए, उनको दे दीजिए, वो आपको बना करके पिला देगी, वो आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, जिसमें चाय बनाते समय ज़रूरत पड़ती है मक्खन और सोडा नमक की, वो भी दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर, चौड़ी एक कूटने की चीज़ होती है जिसमें उसे कूट करके मथ करके दूध की तरह बना दिया जाता है उस मक्खन और सोडे को। उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन को खोटी भी बोलते हैं, में रख करके आपको दे देगी। आपको टोटीदार बर्तन खोटी में रख करके आपको बना करके कूट करके दे देगी। लेकिन आपको कहीं आशंका है कि वो उसमें से कुछ मक्खन चुरा ली है, रख ली है, अगर इस बात का संदेह है तो आप खुद उसे उस चौड़ी में कूट करके आप अपने सामने दे सकते हैं और उनके किचन में जा कर के आप बनवा सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब कह रहे हैं लेखक कि जब हम परित्यक्त मतलब त्यागे हुए, छोड़े हुए चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी मतलब रास्ते का चुंगी, रास्ते का कर। जैसे हम लोग हाईवे से जाते हैं तो जगह जगह कर के लिए चुंगी चेक पोस्ट लगे होते हैं, वहाँ हम टैक्स देते हैं। उसी तरह का राहदारी रास्ते का कर मांगने के लिए आया, तो हमने दोनों चीटें उसे दे दी। 2 चीट बने पेपर पर लिखा हुआ पेपर का टुकड़ा, जो इनके मित्र ने आते समय मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखवा लिए थे। इनके मित्र मजिस्ट्रेट के हाथ से वो 2 पर्ची लिखवा लिए थे, जिसकी वजह से इन्हें पैसे के रूप में कर देना नहीं पड़ा। शायद उसी दिन हम लोथड़ के पहले आखिरी गांव, यहाँ पर चिट जो था वो वही पेपर है जो मजिस्ट्रेट से लिखवा करके लाया गया था। राहदारी मतलब रास्ते का कर। हम उसी दिन ठुंडला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। ठुंडला से पहले का जो आखिरी गांव था, ठुंडला तिब्बत सीमा का एक स्थान, ये जो ठुंडला है तिब्बत के सीमा का एक स्थान है जिसका नाम है ठुंडला। उसी के आखिरी गांव में वो पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान, इनके साथ लेखक के साथ उनके मित्र सुमति थे, जो पुरोहित का कार्य करते थे उस तिब्बत में, वो उनके साथ थे। उनके जान पहचान के आदमी उस गांव में भी थे, और हम भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। इसी वजह से भिखमंगे के भेष होने के बावजूद, भिखारी के भेष होने के बाद भी उन्हें अच्छी जगह रुकने के लिए मिल गया। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे। अब देखो कितना समय में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद 5 साल बाद जब फिर से गए तिब्बत की यात्रा पर लेखक, तो उस समय बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा था उन्हें। लोगों की मानसिकता जो 5 साल पहले थी, वो 5 साल में ही बहुत परिवर्तित हो गई थी। और इस समय वो भिखमंगे बन के नहीं गए थे, बल्कि एक भद्र, एक सज्जन, एक सभ्य नागरिक के रूप में यात्रा पर घोड़े पर चढ़ करके सवार होकर गए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लोगों के मन में डर आ गया था
लोगों के मन में जो पहले की भावना थी वो सब समाप्त हो गई थी। किसी पर शंका और संदेह होने लगा था। इस वजह से किसी ने उनको रोकने के लिए स्थान नहीं दिया जब भद्रवेश में 5 साल बाद गए। और हम लोग गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। इसीलिए गांव का जो सबसे गरीब एक झोपड़ी था, वही व्यक्ति मुश्किल से ही इन लोगों को अपने यहाँ रोका ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति, बहुत से लोगों की उस वक्त की जो मनोवृत्ति होती है, उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मनोवृत्ति माने मन की सोच लोगों की बदल गई थी। उनके अंदर डर आ गया था कि कहीं लुटेरा न हो, कोई धोखेबाज न हो। इस वजह से उनको कोई पूछा नहीं, दूसरी बार ठहरने के लिए नहीं कहा। स्थिति में परिवर्तन हो गया था। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर लोग शाम के वक्त छंग मतलब शराब की तरह ही एक पेय पदार्थ होता है जिसको छंग बोलते हैं, पी करके कम होशो हवास को दुरुस्त रखते थे। बहुत कम ही लोगों का होशो हवास दुरुस्त माने सही, बहुत मुश्किल से ही लोगों का होशो हवास ठीक रहता था। लोग होशो हवास खो देते थे। अर्थात केवल शंका और संदेह नहीं, बल्कि लोग नशा के शिकार भी हो गए थे और नशा की स्थिति में किसी पर विश्वास नहीं करते थे, होशो हवास में रहते ही नहीं थे। जैसे ही शाम हुई वो नशे में अपना होशो हवास खो देते थे। अब हमें सबसे विकट डाँड़ा ठोंगला पार करना था। डाँड़ा बोलते हैं ऊंची ज़मीन को, डाँड़ा। तो ठोंगला में जो ऊंचे स्थान था, ऊंची ज़मीन थी, उसको पार करना था उन्हें। डाँड़े तिब्बत के सबसे खतरे की जगह हैं। जो डाँड़े हैं, ऊंची जगहें जो बहुत ही शून्य सपाट रहता है, वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, जिस वजह से बहुत ही खतरनाक ये जगह होती है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण 16-17 अर्थात 16-17 किलोमीटर फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मीलों में कई मील, एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है, तो कई मीलों तक अर्थात कई किलोमीटर तक कोई गांव गिराव मतलब रुकने गांव या लोगों के रहने का स्थान ये दूर दूर तक नहीं होता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर आदमी को देखा नहीं जा सकता। नदियों का मोड़ था, पहाड़ के ऊंचे कोने थे, कॉर्नर थे, जिसकी वजह से दूर दूर तक कुछ कोई दिखाई नहीं देता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जगह यही हुआ होती थी। तो इस तरह से ये जगह बहुत ही खतरनाक थी तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। अगर तिब्बत के गांव में आकर के खून हो जाए, मर्डर हो जाए तो सज़ा भी मिल जाए। लेकिन इन स्थानों पर, इन निर्जन स्थानों पर कोई मर जाए, निर्जन माने जहाँ कोई आदमी नहीं आता, इन निर्जन स्थानों में जहाँ कोई लोगों का आना जाना नहीं हो, वहाँ पर अगर कोई मर भी जाए, किसी का मर्डर भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था। सरकार का खुफिया विभाग, गुप्तचर विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है। वहाँ की सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग पर उतना खर्च नहीं करती। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, और उन निर्जन स्थानों में कोई गवाह भी नहीं मिल सकता, कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा, विटनेस भी कोई नहीं मिलेगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। डकैत जिसको लूटना होता है उसको सबसे पहले मार देते हैं, मारने के बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून न होने के कारण, हथियार का कानून अर्थात लाइसेंस
अस्त्र शस्त्र रखने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता उस समय तिब्बत में नहीं थी, इसलिए लोग लाठी डंडे, जैसे हमारे देश में लाठी डंडा लेकर के लोग घूमते हैं, उस तरह से वहाँ पिस्तौल और बंदूक लेकर के घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उनके प्राण पर खतरा है। अगर डाकू जान से न मारे तो उन्हें भी मरने का डर रहता है, इसलिए सबसे पहले लूटने से पहले मार देते हैं जान से, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास क्या है लूटने के लिए, लेने के लिए। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थुंडला के पास खून हो गया था। जब गांव में गए तो पता चला कि पिछले वर्ष ही थुंडला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। करे खून से हमें, मर्डर हो जाने से हमें उतना डर नहीं था क्योंकि ये भिखमंगे के भेष में थे। तो भिखमंगे को कोई डाकू क्यों मारेगा, जान पहले ही भीख मांग रहा है वो, तो उस भिक्षुक के पास क्या मिलेगा, इसलिए डाकुओं से मारने का खतरा लेखक को कम था। और जैसे जहाँ भी वैसी सूरत देखते, जहाँ भी डाकू जैसे लुटेरे जैसे कोई दिखता, कुच्ची कुच्ची अर्थात दया दया कर देते वहाँ की भाषा में, अर्थात 1 पैसा, कुच्ची 1 पैसा, दया 1 पैसा, मतलब 1 पैसा भीख दे दो मुझे कहते हुए मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चौड़ाई थी, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, ऊंची चढ़ाई पहाड़ की वहाँ पर थी उन क्षेत्रों में जहाँ पर डाकुओं से डर था। पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, बड़ा ही विकट मार्ग था। पीठ पर अपने सामान भी थे, उसे लेकर के रास्ता चलना बड़ा कठिन था। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील अर्थात 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास की लगभग चढ़ाई थी। पड़ाव मतलब ठहरने का स्थान। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। मैंने करें कि सुमत से कहा कि लंकोर तक के लिए यहाँ से 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। घोड़े भी मिलते थे चलने के लिए, तो 2 घोड़े को हम लोग किराए पर ले लें और आराम से चले जाएंगे वहाँ से। तो इस प्रकार सुमत ने घोड़े की व्यवस्था की। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, उस चढ़ाई पर जो करीब 24-25 किलोमीटर के आसपास था। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर चले। डांडे, वही डांडे का मतलब ऊंचा स्थान से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। दोपहर होते होते वहाँ पहुँच गए। पहले बीच में एक जगह चाय पीने की आवश्यकता पड़ी। हम समुद्र तल से जब वहाँ ऊंचे स्थान पर पहुँचे डांडे पर, तो लगभग 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर थे। 17-18 हज़ार समुद्र तल से हम हाइट को नापते हैं, तो समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर थे उस समय। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण मतलब साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। जो पहले पूरब से दक्षिण की तरफ थे, पूरब से अब वो दक्षिण की ओर चले गए थे, अर्थात ये उत्तर की ओर निकल गए, जिसकी वजह से हिमालय का जो ऊंचे ऊंचे श्वेत बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ थी वो अब पश्चिम की ओर चली गई थी। हमारे दक्षिण भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे की ओर करें, जो भीटे माने किनारे किनारे जो ऊंचे स्थान होते हैं, टीले की तरह का ऊंचा स्थान को भीटा बोलते हैं। टीले की तरह जो ऊंचा स्थान है उसे भीटा बोलते हैं। बिल्कुल नंगे थे। नंगे मतलब न उस पर कोई घास थी, न उस पर कोई हरियाली था, न उस पर कोई बर्फ़ की चादर थी। बिल्कुल पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा था। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। ऊपर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। ऊपर की तरफ बहुत कम बर्फ़ की जो चोटी थी वो दिखाई दे रही थी।
सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च में सबसे ऊंचा स्थान, डाँड़े, डाँड़े में ऊंची ज़मीन होता ही है, कि देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया हुआ था। वो वहाँ के देवता माना जाता था। उस स्थान को, जो सबसे ऊंचा स्थान था, वो देवताओं का स्थान था। वहाँ पर रंग बिरंगे सींग, कपड़े, जानवरों के सींग और झाड़ियों से उन्हें, देवता को सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब वहाँ से धीरे धीरे उन्हें उतराई की ओर जाना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थी, मुश्किल थी, चढ़ाई कुछ दूर थी जो मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतराई कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, शायद एक दो और सवार साथी थे घोड़े पर जो इनके साथ चल रहे थे। उसी यात्रा में वो भी थे, अनजान थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। कह रहे जिस घोड़े पर मैं बैठा था वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। सोचे कि चढ़ाई में थक गया होगा घोड़ा, जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है। और उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि बेचारा वो भी तो पशु है, जानवर है, उसके वो भी थक गया होगा चढ़ते चढ़ते, उसे मारना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया, मारते थे नहीं, इसलिए वो और धीरे चलने लगा। और करते करते अपने साथियों से, जो सुमति थे इनके मित्र, और दो चार और साथी जो चल रहे थे, उनसे बहुत ही पिछड़ गए। अब वो अकेले हो गए। मैं दोनक्विस्टो की तरह घोड़े पर झूमता। दोनक्विस्टो, इसका डिटेल अर्थ आप लोग देखेंगे, पीछे लिखा हुआ। स्पेनिश उपन्यासकार थे, जिन नामक, जो हमेशा एक स्पेनिश उपन्यासकार के नायक थे, जिनका नाम था डॉन क्विक्विस्टो, जो घोड़े पर ही चलते थे। तो उन्हें उस स्पेनिश उपन्यासकार का नायक याद आने लगा। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। कह रहे जब जोर दे रहे थे चलने के लिए, उसे थोड़ा बोलते डांटते तो और वो धीरे चलने लगा। एक जगह पर दो रास्ते फूट रहे थे, वहाँ से दो रास्ते जा रहे थे। चूँकि अकेले थे, रास्ता उन्हें मालूम था नहीं, तो वो बाएं के रास्ते पर चल दिए, जो लेफ़्ट साइड में मुड़ रहा था। और करीब करीब 1.5 मील चले गए। 1.5 मील, 2 किलोमीटर से ऊपर, 2.5 किलोमीटर के आसपास। आगे एक जगह घर मिला, वहाँ पूछे तो पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। जो ये लेफ़्ट मुड़ गए थे वो बाएं मुड़ गए थे। दाहिने वाला रास्ता लंकोर की ओर जाता था, जहाँ इन्हें जाना था। फिर लौटकर उसी रास्ते पर पकड़े। तो 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तो ऐसे ही घोड़ा धीरे चल रहा था, 2-2.5 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल दिए दूसरे रास्ते पर, तो और अधिक पिछड़ गए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, करीब 1 मील की दूरी पर था उस गांव से जहां उन्हें जाना था फ़िलहाल लंकोर का। तो सुमति इंतज़ार करते मिले। सुमति वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। मंगोल का मुंह कह रहे हैं कि वैसे ही लाल होता है। मंगोलियों का मुंह वैसे ही लाल लाल होता है। और अब वो गुस्से में थे तो और लाल हो जाना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। ठंडा का मौसम था, कंडे जो गोबर का बनता है वो जला जला के हाथ सेक रहे थे। कह रहे 2 टोकरी हमने कंडे जला दिए आपके इंतज़ार करते करते, और 3 बार चाय गर्म किया। मैंने बहुत गर्मी से, बहुत कह रहे कि मैंने बहुत नरमी से, नरमी मतलब सरलता से, उन्होंने जवाब दिया लेखक ने, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो घोड़ा, कैसा घोड़ा मुझे मिला है? देख नहीं रहे हो कि मुझे कैसा घोड़ा मिला है, कितना धीरे चल रहा है? इसमें मेरा क्या दोष है? बेचारा घोड़ा ही धीरे जब चल रहा है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, पर मैं तो सोच रहा था कि रात तक पहुंचेगा। खैर
सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लेखक कह रहे हैं गुस्सा करना और नॉर्मल हो जाना ये जल्दी जल्दी सुमति को होता था। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान पुरोहित जिसके घर में पूजा करते हैं उन्हें यजमान कहते हैं। तो यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया था। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। तो थुप्पा का अर्थ होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, इसको थुप्पा बोलते हैं। और दूसरा होता है हड्डी और मांस के साथ पतली लेई जो बनता है उसे थुप्पा कहते हैं। ये तिब्बत में मिलता है। तो इस तरह से ये पेज भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम तिंडरी के विशाल मैदान में थे। कह रहे कि अब हम तिंडरी का जो बहुत विशाल मैदान था, बड़ा मैदान था, तिंडरी स्थान का नाम है, जो पहाड़ों से घिरा टापू की तरह लग रहा था। टापू बोलते हैं जैसे समुद्र के बीच में कोई आइलैंड होता है, सूखा स्थान होता है, उसको टापू बोलते हैं। तो इन पहाड़ों के बीच में वो टापू दिखाई दे रहा था। मैदान, चारों तरफ पहाड़ और बीच में मैदान, तो वो टापू की तरह पहाड़ों के बीच में टापू दिखाई दे रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। जिसमें दूर छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर एक दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंडरी समाधिगिरी। उसी जो पहाड़ी उस मैदान के बीचों बीच अंदर छोटी सी थी पहाड़ी, उसको बोलते हैं तिंडरी समाधिगिरी, समाधि बनी पहाड़ी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे। आसपास के जो गांव थे उसमें भी बहुत से उनके यजमान थे सुमति, क्योंकि सुमति पुरोहित थे। उस गांव वो तिब्बत अक्सर जाते थे और बौद्ध धर्म के ये पुरोहित थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इधर गया से बताते कि मैं गया से आप लोगों के लिए पूजा करके जो रक्षा के धागे हैं वो लेकर के आया हूँ। ये सब वो बांटते थे, बदले में उन्हें लोग दक्षिणा देते थे। कपड़े की पतली पतली चीरी, कपड़े को पतला पतला फाड़ करके और बत्तियों के गंडे बोलते हैं मंत्र पढ़ा धागा, जो पूजा पाठ में हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसी को यहाँ पर गंडे शब्द का प्रयोग किया गया है। जो धागा भी होता था और पतले पतले धागा नहीं मिले तो पतले पतले कपड़े को चीरी फाड़ फाड़ करके उसी को वो बांटते थे। क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े ख़त्म हो जाने पर, अब जब बोध गया से ही लेके चले थे, लेकिन वहाँ से कितना लेकर के आएंगे। अगर वो कपड़े जब ख़त्म हो जाए, वो धागे जब समाप्त हो गए, तो किसी भी कपड़े को पतला पतला फाड़ करके बोध गया के नाम पर ही सुमति अपने यजमानों में बांट देते थे, गंडा बना लेते। अब वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, अगर ये चले जाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता 7 दिन लग ही जाएंगे इनके। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। कह रहे जिस गांव में हम लोग रुकेंगे उसी गांव में आप कृपा करके गंडों को, ये मंत्र पढ़े हुए धागों को बांटिए, क्योंकि वो बांटने पर उन्हें बदले में पैसा मिलता था उन्हें। बाकी आसपास के गांव में मत जाइए। इसके लिए मैं तुम्हें बता दिए कि इसके लिए आपको मैं लहासा जब पहुंचूंगा तो बदले में मैं आपको जितना पैसे का आपका नुकसान होगा मैं आपको दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। सुमति तैयार हो गए। दूसरे दिन हमने भरिया मतलब भार ढोने वाला, जो वज़न ढोने वाले होते हैं, ढूंढने की कोशिश की कि कोई हम लोगों के सामान को ढोने वाला मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, सुबह सुबह चल दिए होते तो अच्छा था। धूप हो गई थी, सवेरे भी नहीं चल पाए, थोड़ा लेट हो गया था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है। कह रहे हैं कि तिब्बत की जो धूप होती है वो बड़ी ही कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि आसपास तो बर्फीला एरिया है, धूप डायरेक्ट लगता है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास होता है। लेकिन मोटा कपड़ा अगर सिर पर रख लें तो गर्मी गायब हो जाती है।
आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके बता रहे हैं लेखक कि अगर चल रहे हैं सूरज की ओर मुँह करके 2 बजे के आसपास, तो आपके ललाट पर आपके चेहरा गर्म हो जाएगा धूप से, लेकिन पीठ पीछे से बर्फ़ की तरह प्रतीत होगी, ठंडा प्रतीत होगा। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। डंडा इसलिए पहाड़ी एरिया में ले लेता है आदमी कि फिसलने से, गिरने से रोकने के लिए। यद्यपि सुमति के परिचित तिंडरी में भी थे, सुमति के जो परिचित थे वो तिंडरी स्थान का नाम है, इस स्थान पर भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार स्थान है, उसकी ओर कोई विशेष बड़ा यजमान था उनका, उससे वो मिलना चाहते थे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, तिब्बत की जो ज़मीन है वो छोटे बड़े जागीरदार माने ज़मींदार, ज़मीन वाले, जायदाद वाले, ज़मीन ही जिनका बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक, इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठ विहारों में के हाथ में है। जो मठ विहार, मठोधीश जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के मानने वाले जो मठ हैं, उन मठों के जो मठाधीश हैं उनके हिस्से में बहुत बड़ा बड़ा जागीर पड़ता है, जो अपनी जागीर को, अपनी ज़मीन को वहाँ के ज़मींदारों में को देखभाल करने के लिए जागीरदारों को दे देते हैं। इसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। जो जागीरदार होते हैं उनको मज़दूर बेगार में अर्थात फ्री में केवल भोजन करके पूरे दिन काम करते रहते हैं, पैसा बदले में नहीं देना होता है, उसको बोलते हैं बेगार। बेगार के मज़दूर, बिना पैसे के फ्री में काम करने वाले मज़दूर को बोलते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता, और खेती की जो व्यवस्था होती उन्हें देखने के लिए बौद्ध भिक्षु को वहाँ भेज दिया जाता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। ये जो भिक्षु जाता था वो जागीर के जो आदमी थे उनके लिए राजा ही मान लो, उसे राजा वो समझते थे, उतना आदर देते थे उस भिक्षु को जो देखने के लिए जाते थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, शेखर के जो स्थान की जो खेती के मुखिया थे भिक्षु, उनका नाम था नमसे, जो राजा राशि थाट बाट राजा की तरह वहाँ के लोग समझते, जो काम करने वाले जो आदमी थे वो बड़े लेकिन सज्जन, भद्र बने, बड़े ही सज्जन पुरुष थे, बड़े ही भद्र पुरुष थे, सज्जन आदमी थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। अरे उस समय चूँकि भिखारी के भेष में थे, भिक्षु के भेष में थे, कि उनका ख्याल करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने बहुत अधिक सम्मान दिया, आदर दिया। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर माने बुद्ध के वचनों का अनुवाद, बुद्ध का, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसको अनुवाद करके तिब्बती भाषा में लिखा हुआ था, कंजूर जिसका नाम है। हस्तलिखित वहाँ पर 103 पोथियाँ माने पुस्तक, उसी गौतम बुद्ध के उपदेशों की 103 पोथी वहाँ पर अनुवाद करके रखी हुई थी। नेक्स्ट पेज पे चलते कह रहे हैं कि लेखक कि वहाँ बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं होगी। एक पोथी अर्थात पुस्तक के रूप में जो बांधा गया था उसको पोथी बोलते हैं। उस मोटे मोटे कागज़ों की पर लिखी हुई हस्तलिखित उसको लपेट करके बांध करके एक रखा जाता है, बंडल पुस्तक के रूप में समझ सकते हैं। तो उसको 15-15 शेर अर्थात एक शेर में लगभग 900 ग्राम के आसपास होता है, तो 15 किलो से थोड़ा सा कम मान लीजिए, उतने वजन की एक रही होगी पोथी, 12-12 किलो के आसपास। सुमति ने फिर आस पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब यजमानों के बारे में पूछे मुझसे सुमति कि मैं जाता हूँ, यजमानों से मिलकर आ रहा हूँ। पुस्तकों के भीतर होने से तात्पर्य है पुस्तक को पढ़ रहे थे और उनका ध्यान उन गौतम बुद्ध के विचार जो लिखे हुए थे उन पुस्तकों में, उसको पढ़ने में उनका ध्यान था। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने जाने के लिए हाँ कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, वो सोचे कि 2-3 दिन लगेंगे, वो आ जाएंगे, लेकिन
वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। उसी दिन वो दोपहर तक चले आए। चूँकि ये पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे इसलिए अब इन्हें समय का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन वो उसी दिन दोपहर तक आ गए। तिंडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। जिस गांव में उनको जाना था तिंडरी गांव, वो वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चले। भिक्षु नमसे से आज्ञा लिए और वहाँ से चल पड़े। क्योंकि ये तिब्बत यात्रा जो राहुल संकीर्तन का है उसका एक अंश है, ये समाप्त नहीं है, अभी और भी है इसके आगे बहुत ही, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है इसलिए ये समाप्त हुआ। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो, डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।